हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10th की जो आपकी सेकेंडरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका एक न्यू चैप्टर विच इज़ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और आज इसी चैप्टर के हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि MIQs। तो जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के सारे ही सब्जेक्ट्स के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में आपके घर तक पहुँचा रहा है यूट्यूब के द्वारा या हमारे ऐप के द्वारा। एंड आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए या आप हमारी ऐप पर जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको आना है एंड यू शुड हैव कम एंड लर्न फ्रॉम आवर वीडियोज़। दैट्स इट। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट वाले करेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक्सट्रैक्ट अच्छे से रीड करना है एंड देन एक्सट्रैक्ट रीड करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सट्रैक्ट में से रिलेटेड होंगे एंड देन उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। लेट्स रीड आवर फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। Richard would always give that extra effort, Mr. Werer said. What pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. Richard was competitive, Mr. Werer continued, but not in a bad sense. अब यहाँ पर मिस्टर वेरर कौन है? जो मिस्टर वेरर हैं वो कौन है? तो मिस्टर वेरर जो थे वो रिचर्ड के हाई स्कूल के सोशल साइंस टीचर थे, जिनको रिचर्ड बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, पसंद करता था। और जो मिस्टर वेरर थे सोशल साइंस टीचर, वो रिचर्ड के लिए एक एडवाइज़र भी थे, यानी उनको हर चीज़ के लिए सही सलाह, सही एडवाइस, सजेशंस देते थे हमेशा। तो वो तारीफ़ कर रहे हैं अपने स्टूडेंट रिचर्ड की और कह रहे हैं कि जो रिचर्ड है ना, वो एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट देता है, अपने काम में हमेशा एक्स्ट्रा मेहनत डालता है। ये ऐसा बच्चा है। और जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा प्लीज़ होता हूँ, वो ये है कि ये जो इंसान रिचर्ड है वो रात में अपने 3 से 4 घंटे अलग से निकालता है अपनी डिबेट प्रैक्टिस के लिए। यानी पूरे दिन तो अपनी लैब में इधर उधर रिसर्च के काम करता रहता है, अपनी एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, ये सब करता रहता है। लेकिन जो उसके दूसरे इंटरेस्ट हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रिसर्च ही रिसर्च, साइंस ही साइंस उसको पसंद है। वो एक डिबेटर भी था, उसको पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट था, वो एक कैनवस था, यानी एक छोटी सी बोट चलाना उसको अच्छा लगता था, उसको नेचर की, साइंटिफिक थिंग्स की फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता था। तो ये सब उसके कुछ अलग हॉबीज़, उसके इंटरेस्ट या उसके शौक़ भी थे, जिनको वो अलग से रात में टाइम देता था बटरफ्लाइज़ की और दूसरे रिसर्च से हट के। यानी पूरे दिन बटरफ्लाइज इन सब की रिसर्च वगैरह करता था, लेकिन रात में अपने दूसरे इंटरेस्ट को भी टाइम देता था। वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत डालता था अपनी, कि रात में 3-4 घंटे बैठ के दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देता था। तो वो बताते हैं कि रिचर्ड बहुत कम्पेटिटिव है। कम्पेटिटिव यानी उसके अंदर कॉम्पिटिशन की भावना है, और वो जो भावना है कंपटीशन की, वो बैड सेंस में, यानी बुरे उसमें नहीं है कि मुझे तो उससे कंपटीशन है, मुझे तो उससे जीतना है। और ये वो कम्पेटिटिव इंसान वो होता है जिसमें पॉजिटिव कंपटीशन की क्वालिटी होती है कि नहीं, ठीक है कंपटीशन है तो मुझे खुद को बेहतर बनाना है, मुझे उससे नहीं जीतना है, पर मुझे खुद को बेहतर बनाना है ताकि मैं सबसे बेस्ट हो जाऊँ। यस। He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could for the right reasons. He wants to be the best. तो आगे जो मिस्टर वेरर हैं वो समझाते हैं और बताते हैं कि जो रिचर्ड है उसको जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको जीतना में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वो जो भी अपना कोई काम करता था वो जीतने के लिए या कोई प्राइज़ विन करने के लिए नहीं करता था कि मुझे प्राइज़ मिलेगा, बल्कि वो तो इसीलिए जीतना चाहता था क्योंकि वो अपने काम में बेस्ट करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, मतलब जो भी वो काम कर रहा है बस उसमें उसको बेस्ट होना था, सबसे बढ़िया होना था, राइट रीजंस के लिए, यानी अच्छे रीजंस के लिए। इसीलिए उसको बेस्ट होना था, ना कि उसको जीतना था, प्राइज़ चाहिए था, ये सब नहीं, पर उसको बेस्ट होना था, बेस्ट बनने के लिए। तो जीतना, उसका प्राइज़ जीतना या सबसे विनर बनना उसका मोटिव नहीं था, लेकिन जो भी वो काम कर रहा है वो सबसे अच्छी तरीके से, सबसे बेस्ट तरीके से करे, ये उसका मोटिव होता था। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड। नंबर 1, Mr. Werer thought
दैट रिचर्ड वॉज अ हार्ड वर्कर बिकॉज, तो जो मिस्टर वेयर सोशल साइंस टीचर थे वो ये सोचते थे कि जो रिचर्ड था वो बहुत हार्ड वर्कर था, बहुत मेहनती था। तो वो ऐसा क्यों सोचते थे? ऑप्शन देखते हैं। ए, ही फोकस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि वो हमेशा साइंटिफिक रिसर्च पे फोकस करता था, उसी पे अपना ध्यान लगाए रखता था। बी, ही वॉज एन ऑलराउंडर, वो एक ऑलराउंडर पर्सन था, सब कुछ कर सकता था। सी, विथ हिज रिसर्च ही ऑल्सो पुट टाइम इन डिबेट रिसर्च, अपनी रिसर्च यानी बटरफ्लाइज की जो रिसर्च थी उसके साथ साथ वो अपना और टाइम किस में भी लगाते थे? वो डिबेट से रिलेटेड रिसर्च, क्योंकि वो एक डिबेटर भी थे। ये ऑप्शन नंबर डी, ही डिड एक्सेप्शनल रिसर्च, वो एक एक्सेप्शनल बिल्कुल हटके दुनिया से बाहर निकल के समझो कोई अलग ही टाइप की उन्होंने रिसर्च की। तो ऐसी कोई एक्सेप्शनल रिसर्चेज नहीं की थी उन्होंने कि गजब की कोई रिसर्च है, लेकिन या जो भी उन्होंने रिसर्च की थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, जिसने जो कभी अभी तक किसी ने निकाली नहीं थी उस रिसर्च के आंसर्स। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। वो ऑलराउंडर भी नहीं होते, क्योंकि ऑलराउंडर तो वो पर्सन होता है जिसे सब कुछ आता है, कुकिंग भी आती है, उसको ड्राइविंग भी आती है, ये भी आता है, वो भी आता है। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ इंटरेस्ट थे उनके मल्टीपल, लेकिन ऑलराउंडर होता है जिसको सब कुछ आता है। तो सब कुछ तो किसी को भी कुछ नहीं आता। और क्लियरली यहाँ बताया गया था कि जो मिस्टर वेयर थे वो इसीलिए हार्ड वर्कर कह रहे थे कि वो साइंटिफिक रिसर्च तो करते ही करते थे, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ अपना टाइम किस में लगाते थे? डिबेट रिसर्च में। तो ये पॉइंट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो रिसर्च के साथ साथ अपना टाइम डिबेट रिसर्च में रात में 3-4 घंटे बैठ के अपना टाइम इन सब चीज़ों पर भी देते थे। तो इसलिए वो कहते थे कि एक हार्ड वर्किंग पर्सन है और अपना एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करते हैं। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड मिस्टर वेयर कॉल रिचर्ड अ ट्रू विनर? मिस्टर वेयर रिचर्ड को एक ट्रू विनर यानी एक सच्चा विनर क्यों बोल रहे हैं? ऑप्शंस, ए, बिकॉज ही वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग, क्योंकि रिचर्ड जीतने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है, उसको जीतना नहीं था। बी, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव हिज बेस्ट, क्यों? क्योंकि उनको उसको अपना बेस्ट देना था, यानी उसको प्राइज नहीं जीतना था, ना ही उसको सबसे कोई विनर बनना था, लेकिन जो भी वो काम कर रहा है उसको बेस्ट तरीके से करे, बढ़िया और अच्छे तरीके से करे, वो बस यही चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू विन अ प्राइज, प्राइज तो उसको जीतना ही नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि वो जो भी काम करे अच्छे से करे। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ए बी दोनों सही है, तो कंबाइन में ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, पुट इन हियर मीन्स, पुट इन ये एक छोटा सा फ्रेज है जो आपके एक्सट्रैक्ट में गया है, गिवन है। तो पुट इन का मतलब क्या है? जब आप पुट इन कर रहे हो यानी बेसिकली आप अपनी एफर्ट, अपना मेहनत लगा रहे हो किसी भी चीज़ में, और जब मेहनत लगती है तो साथ में समय, आपका टाइम भी लगता है। यस, ऑप्शन देखते हैं। पुट इन का मतलब विनिंग, जीतना होता है क्या? नहीं। टाइम टेकन इन डूइंग सम वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो आपका वक्त, आपका समय लग रहा है, दैट इज योर पुटिंग इन, योर पुटिंग इन योर टाइम, अपना समय लगा रहे हो। तो यस, आप कह सकते हो अपना टाइम लगा रहे हो, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत लगा रहे हो। 3-4 आवर, 3 या 4 घंटों को हम पुट इन कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। डी, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि क्लियरली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु वॉज मिस्टर वेयर? ये मिस्टर वेयर कौन थे? तो क्लियरली मिस्टर वेयर वॉज एब्राइट्स सोशल साइंस टीचर ऑफ हाई स्कूल। तो मिस्टर वेयर जो थे वो एब्राइट यानी रिचर्ड एब्राइट के स्कूल के, हाई स्कूल के सोशल साइंस टीचर थे, और रिचर्ड उनको बहुत एडमायर करता था, उनको बहुत पसंद करता था और उनकी रिस्पेक्ट करता था। और वो एक एडवाइज़र भी थे रिचर्ड के लिए, यानी कि वो हमेशा छोटे बड़े एडवाइस यानी कि सलाह मशवरा दिए करते थे, किसको? रिचर्ड को। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिस्टर वेयर थिंक अबाउट रिचर्ड? मिस्टर वेयर रिचर्ड के बारे में क्या सोचते थे? तो मिस्टर वेयर थॉट दैट रिचर्ड वॉज अ सिंसियर एंड डेडिकेटेड चाइल्ड। तो ऑब्वियसली मिस्टर वेयर हमेशा यही सोचते थे कि रिचर्ड बहुत सिंसियर है, यानी अपने काम को हमेशा ईमानदारी से करता है, और बहुत डेडिकेटेड चाइल्ड है, यानी जो भी काम कर रहा है उस पर अपना एफर्ट लगा रहा है, अपनी मेहनत लगा रहा है और कंटिन्यूसली कर रहा है। वो बहुत तारीफ़ करते हैं रिचर्ड की और कहते हैं कि वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है अपने काम में, और अपने रिसर्च के काम में तो पूरा दिन लगाता ही लगाता है, लेकिन रात में 3-4 घंटे अलग से अपने जो दूसरे इंटरेस्ट है, जैसे डिबेटर था वो, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कैनोइस्ट था वो, फोटोग्राफी, नेचर और साइंटिफिक फोटोग्राफी में उसको इंटरेस्ट था, तो ये सारी चीज़ों को भी वो रात में 3-4 घंटे ज़रूर देता था। दैट मीन्स वो सिर्फ साइंस में नहीं घुसा रहता था, दूसरे इंटरेस्ट को भी देखता था, जिसके लिए रात में अलग से वो 3-4 घंटे निकालता था। इसीलिए वो बहुत तारीफ़ करते हैं अपने स्टूडेंट एब्राइट की और कहते हैं कि वो बेस्ट है और बहुत मेहनती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट फिनिश होता है, एंड नाउ लेट्स रीड आवर सेकंड एक्सट्रैक्ट।
Ebright and his college roommate, James R. Wong, worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. Surprisingly, no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई जो एब्राइट थे, जो रिचर्ड एब्राइट थे और जो उनके कॉलेज के रूममेट थे, जो उनके साथ रूम शेयर करते थे, उनके फ्रेंड जिनका नाम था जेम्स आर वोंग, उन्होंने पूरी रात दोनों ने मिलकर काम किया और क्या किए, पिक्चर्स ड्रॉ करे, कंस्ट्रक्ट करे प्लास्टिक मॉडल्स। अब पिक्चर्स ड्रॉ करे का मतलब ये नहीं कि ड्राइंग करी उन्होंने, पिक्चर्स ड्रॉ करे यानी कुछ ऐसे डायग्राम्स बनाए या कुछ इस तरीके की प्लानिंग करी। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब प्लानिंग से रिलेटेड है, कुछ प्लान करके कुछ वर्कआउट करा उन्होंने। तो कुछ उन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ करी और कुछ प्लास्टिक के उन्होंने मॉडल्स बनाए, कुछ मॉलिक्यूल्स के, जो दिखा पाए कि भाई क्या हो सकता है। यानी इन दोनों ने मिलके बहुत सारी प्लानिंग करी, बहुत सारे मॉडल बनाए मॉलिक्यूल्स के, ताकि पता पड़ पाए कि भाई डीएनए जो है वो कैसे हेरिडिटी बता पाता है किसी भी पर्सन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में। और दोनों ने मिलके क्या किया, एक रिसर्च पेपर लिखा, दे रोट अ पेपर यानी रिसर्च पेपर लिखा, जिसमें उन्होंने पूरी ये जो थ्योरी थी डीएनए की, जो सेल्स में डीएनए होता है, उस पूरी थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। और बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग नहीं था जो लोग जानते थे एब्राइट को, क्योंकि एब्राइट तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, सरनेम भी बिल्कुल वैसा ही उनका कि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, बहुत मार्वलस स्टूडेंट था, कि जो हमेशा ही इससे बचपन से फर्स्ट आया क्लास में, हमेशा इतने प्राइजेस मिले, हमेशा ही उन्होंने विनर रहे हर चीज़ में। तो जो लोग उनके नहीं जानते थे तो उनके लिए सरप्राइज़ होगा, लेकिन जो लोग जानते थे उनके लिए कोई सरप्राइज़, कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जो रिचर्ड एब्राइट थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, सबसे हाईएस्ट ऑनर्स यानी सबसे हाईएस्ट मार्क्स उनको ही मिले, और जो उनकी क्लास थी उसमें 1510 स्टूडेंट्स थे, यानी इतनी उनकी क्लास की स्ट्रेंथ थी, जिसमें से वो सेकंड पोजीशन पर आए। तो ये हाईएस्ट ऑनर्स यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरी में ही आता है, और ये लोगों के लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं था जो रिचर्ड को जानते हैं, उनके लिए तो नॉर्मल बात थी कि हाँ वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो तो आता ही है, क्योंकि हमेशा से वो एक विनर रहा है। ओके, अब इसी एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Select the option that correctly captures the usage of the word drawing in the above extract. अब अभी भी मैंने बताया था कि एक्सट्रैक्ट में एक वर्ड यूज़ हुआ है ड्राइंग। अब जैसा ड्राइंग का मीनिंग एक्सट्रैक्ट में बताया गया है, वैसा ही इन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में वैसा ही मीनिंग बताया गया है। आपको वही मीनिंग वाला सेंटेंस चूज करना है जिसमें एक्सट्रैक्ट वाला ड्राइंग बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए, हर किड्स ड्राइंग वन द बेस्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन। उसके बच्चे की जो ड्राइंग थी उसको बेस्ट प्राइज मिला कॉम्पिटिशन में। तो अगेन वो बच्चों की जो ड्राइंग होती है यहाँ पर उसकी बात हो रही है, लेकिन एक्सट्रैक्ट में वो कलरिंग ड्राइंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ऑप्शन बी, द ड्राइंग ऑफ अ बेयर हैंग्स इन हर लिविंग रूम। उसके लिविंग रूम यानी उसके हॉल में एक बेयर, एक भालू की जो ड्राइंग है वो लटकी हुई है। तो अगेन यहाँ पे बेयर की जो ड्राइंग है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे ड्राइंग कलरिंग की बात नहीं हो रही। He spent the entire night drawing plans for the project. उस लड़के ने पूरी रात निकाल दी प्रोजेक्ट के लिए प्लान्स ड्रॉ करने में। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए प्लान्स बनाते हो, बहुत प्लानिंग करते हो, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं, ये करना है, ये करना है, तो जब आप पूरा प्लान ड्रॉ करते हो कहीं पे या फिर अपने माइंड में, तो उसमें हम ड्राइंग वर्ड भी यूज़ करते हैं प्लानिंग के बेसिस पे। ओके, तो यस, ऐसा ही कुछ मीनिंग एक्सट्रैक्ट में भी यूज़ हुआ है। ऑप्शन 4 देखते हैं। हर ड्राइंग इंक्लूडेड अ कलरफुल कार्टून ऑफ डोरेमोन। उस बच्ची की ड्राइंग में एक बड़ा सा कलरफुल ड्राइंग भी इंक्लूडेड थी डोरेमोन कार्टून की। तो अगेन यहाँ भी ड्राइंग कलरिंग की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं है। क्लियरली ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश एंड डैश रोड द साइंटिफिक पेपर टू एक्सप्लेन द थ्योरी। किन दो लोगों ने मिलके वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिखा था और उस पूरे पेपर में वो पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करी थी कि कैसे सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो डीएनए होता है वो आपकी हेरिडिटी बता पाता है। ओके, तो किन दो लोगों ने किया था? तो ऑब्वियसली रिचर्ड एब्राइट और उनके कॉलेज के जो रूममेट थे जेम्स आर वोंग, उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, एब्राइट एंड जेम्स आर वोंग, यस, इन दोनों ने लिखी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें हमारा ऑप्शन मिल गया है, लेकिन दूसरा ऑप्शन फिर भी चेक करेंगे। एब्राइट एंड डॉक्टर जॉन तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। एब्राइट एंड जेम्स एंड वोंग, अब एब्राइट तो ठीक है,
लेकिन जेम्स एंड वोंग लिखे तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका नाम जेम्स आर वोंग था, ना कि जेम्स एंड वोंग था, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एब्राइट एंड जॉनस आर वोंग, तो अगेन ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्राइट तो ठीक है एंड जॉनस आर वोंग होगा, तो नाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जॉनस आर वोंग नहीं थे वो, क्लियरली जेम्स आर वोंग थे। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई वॉज नो वन सरप्राइज एट एब्राइट्स ग्रेजुएशन? एब्राइट के ग्रेजुएशन पर कि उनको हाईएस्ट ऑनर्स मिले, वो इतने सारे बच्चों की क्लास में सेकंड पोजीशन पर आए, तो लोग इसको सुन के, इस गुड न्यूज़ को सुन के इतना सरप्राइज क्यों नहीं थे? ऑप्शन ए, बिकॉज एवरीवन न्यू एब्राइट वुड डू सो, क्योंकि सबको पता था एब्राइट तो कर लेगा भाई। ऑप्शन बी, बिकॉज एब्राइट हैड ऑलरेडी अचीव्ड फेम, क्योंकि एब्राइट ऑलरेडी लाइफ में बहुत फेमस हो गया था, बहुत फेम मिल गई थी उनको, तो फेमस तो वो अभी नहीं हुए थे, क्योंकि अभी उनकी काफ़ी सारी लाइफ में चीज़ें होना बाकी थी जिससे उनको फेम, यानी दुनिया अभी उनको नहीं जान रही थी, अभी तो उन्होंने सिर्फ हार्वर्ड से अपनी ग्रेजुएशन करी थी। बिकॉज एवरी वन बिलीव्ड इन एब्राइट, क्योंकि एब्राइट में सबको बिलीव था, सबको यकीन था कि हाँ ये कर लेगा। बिकॉज एब्राइट वॉज इंटेलिजेंट, क्योंकि एब्राइट बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार बच्चे थे, तो क्लियरली यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। अब लग तो ये रहा होगा कि भाई ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन बिकॉज एवरीवन न्यू एब्राइट वुड डू सो, सबको पता था कि एब्राइट ये कर लेगा, सबको इसीलिए पता था क्योंकि सबका एब्राइट में विश्वास था, क्योंकि एब्राइट एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था। तो ये जो बिलीव था और ये जो इंटेलिजेंट वाला पॉइंट था, ये दोनों ही पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में। सबको इसीलिए पता था क्योंकि ऑब्वियसली एब्राइट में उनको यकीन था, और एब्राइट एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, इसलिए सबको पता था हाँ ये तो आ ही जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज इट हियर रिफर्स टू? एक्सट्रैक्ट में एक जगह इट यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है? यानी यहाँ पर अगर हम देखें एक्सट्रैक्ट को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। ये it क्या है? पूछा जा रहा है कि भाई ये it जो है, ये it किसके लिए यूज़ हुआ है, ये it है क्या? तो it यहाँ पे उसी थ्योरी की बात हो रही कि हाँ इन्होंने पूरी रात भर ये प्लानिंग करी, मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करे मॉलिक्यूल्स के, ताकि उनको पता चल जाए कि ये कैसे हो सकता है, ये यानी हाउ इट कुड हैपन। तो इट क्या है? इट ये थ्योरी ही है कि हाँ ये थ्योरी कैसे हो सकती है। कौन सी थ्योरी भाई? थ्योरी भाई उसकी, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, इट रेफर्स टू द थ्योरी हाउ सेल्स कैन रीड डीएनए। तो ये जो कि कैसे सेल्स डीएनए रीड कर सकते हैं, यानी सेल्स कैसे पहचान सकते हैं कि ये डीएनए किसका है, क्योंकि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। यस, अभी जो डीएनए है ये किसी भी पर्सन की हेरिडिटी बता सकता है, यानी एक बच्चे के अंदर उसके पेरेंट्स की हेरिडिटी होती है, यानी थोड़ा वो अपनी मम्मी जैसे दिखता है, थोड़ा अपने पापा जैसे दिखता है, तो ये उनके सेल्स के डीएनए ही है, ब्लड के अंदर वो डीएनए ही है उस बच्चे के, जो बता सकते हैं क्लियरली कि हाँ भाई इसकी हेरिडिटी क्या है, यानी इसके पेरेंट्स कौन है, इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, वो उसका फेस, उसके फीचर्स भी अपने पेरेंट्स जैसा ही दिखेगा, क्योंकि उनका डीएनए कहीं ना कहीं इसके अंदर है। तो इसी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए उन्होंने पूरे दिन काम किया, पूरी रात काम करी, एंड इट का मतलब यहाँ पे ये थ्योरी ही है। विच थ्योरी? हाउ सेल्स कैन रीड डीएनए। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। अब एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी वो होता है जब आप दो वर्ड्स को आपस में कंपेयर करते हो, या तो ये दो वर्ड्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स यानी पर्यायवाची शब्द होते हैं, या तो ये वर्ड्स आपस में एंटोनिम्स होते हैं यानी विलोम शब्द, उल्टे मीनिंग वाले शब्द, या तो ये वर्ड्स आपस में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, या तो ये वर्ड्स आपस में ऐसा होता है कि एक वर्ड दिया है और उसकी क्वालिटी, उसका एडजेक्टिव दूसरा वर्ड दिया है, तो आपको उस फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स को देखकर दूसरे पेयर ऑफ वर्ड्स को उस हिसाब से ही कंप्लीट करना है। लेट्स सी, ये फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स है और ये सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड है। जैसा फर्स्ट पेयर में बताया गया है वैसा ही आपको सेकेंड पेयर में भी करना है। तो फर्स्ट पेयर के वर्ड्स क्या है? होल एंड होल। अब पहले वाले होल का मतलब क्या होता है? छेद, और दूसरे वाले होल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अब होल, जब पूरे की बात कर रहे हैं हम, आई वॉन्ट टू ईट दिस होल केक, मुझे पूरा केक खाना है। यस, तो होल एंड होल दोनों आपस में क्या है? राइमिंग वर्ड्स है, क्लियरली दिख रहा है हमें। यस,
दैट मीन्स जो सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड्स हमें लिखना है वो भी राइमिंग ही होने चाहिए, यानी इससे मिलता जुलता राइमिंग वर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ जो वर्ड फिल होगा ब्लैंक में वो आपको एक्सट्रैक्ट में से ही ढूंढना है। तो यहाँ पे वर्ड गिवन है रोट। रोट का मतलब ROTE, उसका मतलब होता है रट्टा मारना। जब आप बार बार बिना समझे चीज़ों को सिर्फ रट्टा मारे जा रहे हो उसे हम कहते हैं रोट। तो इसका अगर आपको यहाँ पे वर्ड फिल करना है तो वो वर्ड भी राइमिंग वर्ड ही होना चाहिए, क्योंकि पहले पेयर ऑफ वर्ड्स में राइमिंग वर्ड्स यूज हुआ है, तो यहाँ भी राइमिंग ही होगा। तो अगर हम एक्सट्रैक्ट से अगर लें तो यहाँ पे क्लियरली वर्ड आएगा रोट, यानी WROTE, यानी राइट का पास्ट है। जब आप कोई चीज़ आपने लिखी है पास्ट में उसे आप कहते हो रोट। तो ये एक्सट्रैक्ट में से वर्ड भी मिल जाएगा और ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एंड नाउ लेट्स चेक इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। क्वेश्चन 1, रिचर्ड बिकेम अ कलेक्टर एट एन अर्ली एज, हाउ? जो रिचर्ड एब्राइट था वो अर्ली एज यानी बहुत छोटी सी उम्र में ही एक कलेक्टर बन गए। कैसे? अभी कलेक्टर कोई शहर का कलेक्टर नहीं, कलेक्टर यानी वो इंसान जिसे कुछ ना कुछ कलेक्ट करना, इकट्ठा करना पसंद है। कुछ लोग कॉइन्स यानी सिक्के कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से रिचर्ड बचपन में बटरफ्लाइज कलेक्ट करता था, अलग अलग स्पीशीज यानी प्रजातियों की। यस, तो वो कैसे बन गए वो हमें बताना है। Richard was the only child of his parents. He had no company at home to play with. So he started collecting things in his spare time. He would collect coins, fossils, rocks and butterflies as a hobby. In this way Richard became a collector at an early age. तो बताया जा रहा है कि रिचर्ड अपने पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड था, यानी रिचर्ड सिंगल चाइल्ड था, उसके कोई सिबलिंग्स, कोई ब्रदर सिस्टर्स तो थे नहीं, तो बेचारा घर पे बोर होता रहता था। उसकी कोई कंपनी नहीं थी, कोई फ्रेंड्स नहीं थे साथ में घर पर जिनके साथ वो खेल पाए, कोई आसपास फ्रेंड्स भी नहीं थे। तो उसने क्या किया, उसने अपने स्पेयर टाइम यानी अपने फ्री टाइम में चीज़ें कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना स्टार्ट करा। क्या क्या कलेक्ट करता था वो? कॉइन्स यानी अलग अलग जगहों के कॉइन्स, सिक्के कलेक्ट करता था। फॉसिल्स यानी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसी प्लांट एंड एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं, यानी कि बहुत बची कुची उनके डेड की बात की चीज़ें, वो सब वो कलेक्ट करता था। रॉक्स यानी अलग अलग टाइप के पत्थर कलेक्ट करता था वो, और बटरफ्लाइज कलेक्ट करता था यानी अलग अलग प्रजातियों की जो उसके घर के आसपास दिख जाती थी बटरफ्लाई, तो उसे कलेक्ट कर लेता था अपने घर के बेसमेंट में। तो ये सब उसकी हॉबी थी, ये सब उसके शौक थे, और फ्री टाइम में वो ये सब करता था। और इसी तरीके से बहुत अर्ली एज, बहुत छोटी सी उम्र में ही रिचर्ड एक कलेक्टर बन गए, यानी अलग अलग चीज़ें उनको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना पसंद था। और यहीं से समझो उनकी साइंटिफिक जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट, विच प्रोजेक्ट डिड रिचर्ड अंडरटेक इन द 8th ग्रेड? जब रिचर्ड 8th ग्रेड यानी 8th क्लास में थे तो उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट अंडरटेक किया, यानी कौन सा प्रोजेक्ट लिया कि हाँ ये चीज़ मैं करूँगा, मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं प्रूफ करूँगा। इन द 8th ग्रेड रिचर्ड अंडरटुक द प्रोजेक्ट टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट हैड किल्ड monarch caterpillars. He thought that a beetle might carry the virus, so he rose caterpillars in the presence of beetles. He was not able to prove it, but still won a prize for it. अब सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कैटरपिलर्स क्या होता है। अगर बटरफ्लाई की हम लाइफ साइकिल को समझे तो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले एग्स आते हैं, फिर कैटरपिलर निकलती है उसमें से जिसको हम लावा भी कहते हैं, छोटी सी इल्ली टाइप की। यस, फिर कुछ दिन बाद वो अपने आप को एक प्यूपा में ऐसे कवर कर लेती है, ऐसे ककून टाइप में, एंड आफ्टर फ्यू डेज उसमें से एक अडल्ट कलरफुल यंग बड़ी सी अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। यस, तो ये 4 स्टेजेस है। तो ये जो कैटरपिलर होती है, छोटी सी कैटरपिलर होती है बेबी बटरफ्लाई टाइप की। तो बताया जा रहा है कि भाई जब रिचर्ड 8th क्लास में थे या 8th ग्रेड में थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट अंडरटेक किया, यानी एक प्रोजेक्ट सोचा कि मैं सॉल्व करता हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं कॉज यानी वजह जानूंगा कि मोनार्क स्पीशी, मोनार्क टाइप की एक बटरफ्लाइज होती हैं, उनकी जो कैटरपिलर्स होती हैं उनमें वायरल डिजीज़ हो जा रहा है कोई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जा रही है यानी वो मर जा रही है। यानी मोनार्क टाइप की एक बटरफ्लाइज होती हैं, उनकी कैटरपिलर्स में वायरल डिजीज़ हो जा रहा है उनको, और उसकी वजह से वो किल हो जा रही है, डेथ हो जा रही है, यानी वो मर जा रही है। तो मैं ये वजह बिल्कुल जानूंगा कि उनकी डेथ ये हो क्यों रही है मोनार्क कैटरपिलर्स की। पहले उन्होंने सोचा कि जो बीटल नाम का एक इंसेक्ट होता है वो शायद कोई वायरस कैरी करे, यानी बीटल एंड बटरफ्लाइज के अगर आसपास है ये इंसेक्ट अगर है तो हो सकता है ये जो
वायरस है बीटल से आ रहा है, जिसकी वजह से बीटल्स के प्रेजेंस में यानी बीटल्स की मौजूदगी में कैटरपिलर्स जो है उनके अंदर ये डिजीज़ आ जा रहा है और उनकी डेथ हो जा रही है। लेकिन बाद में उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई, बीटल्स की वजह से कैटरपिलर्स की जो डिजीज़ की वजह से, वायरल डिजीज़ की वजह से जो डेथ हो रही है वो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में हज़ारों लाखों जो बटरफ्लाइज थी वो कलेक्ट करके रखी थी और साथ में बीटल्स भी रखे थे। तो उन्होंने बहुत दिन तक कंटिन्यूस उनको ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें पता चला कि यार बीटल्स की वजह से तो मोनार्क कैटरपिलर्स की डेथ नहीं हो रही है, इसका रीज़न तो कोई और है। बेसिकली क्या रीज़न था वो तो ये बात प्रूव नहीं कर पाए रिचर्ड, लेकिन उन्होंने एक रीजनल साइंस फेयर में ये चीज़ ज़रूर प्रूव कर दी कि नहीं भाई, बीटल्स इसका रीज़न नहीं है। क्या रीज़न है वो तो नहीं पता, लेकिन बीटल्स डेफिनेटली रीज़न नहीं है मोनार्क कैटरपिलर्स की वायरल डिजीज़ की डेथ की वजह से, उनकी किलिंग की वजह से। और तो ये चीज़ प्रूव हो गई कि भाई बीटल तो नहीं है, फिर मतलब और कोई दूसरे एक्सपेरिमेंट चलेंगे कि भाई क्यों दूसरे रीज़न है। तो फिर भी उनको क्या मिला, एक प्राइज़ मिल गया, क्योंकि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ प्रूव कर ली थी। तो 8th ग्रेड में उनको इस चीज़ के लिए प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट, वाई डू वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी द मोनार्क बटरफ्लाइज। अब बटरफ्लाइज की भी अलग अलग स्पीशीज़, प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें से एक वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं और एक मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये वाइसरॉय टाइप की बटरफ्लाइज होती हैं, ये मोनार्क टाइप की बटरफ्लाइज को कॉपी यानी इनकी नकल क्यों उतारती हैं। सो द आंसर इज, birds eat viceroy butterflies because they taste good to them, whereas monarch butterflies do not taste good to birds. So the viceroys try to copy the monarchs to protect themselves from the birds. तो बताया जा रहा है कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं, बर्ड्स इनको खा जाती हैं क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होती है, और जो बर्ड्स होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को बिल्कुल भी नहीं खाती क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ये वाइसरॉय बटरफ्लाइज क्या करती हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करने की कोशिश करती हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करती हैं, ताकि बटरफ्लाइज उनको ना खाए। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बर्ड्स से बचाने के लिए वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट, Richard's project on the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa was highly valuable in 2 ways. List the 2 ways. अब ये मोनार्क प्यूपा क्या है, अगेन वही चीज़, मोनार्क नाम की जो बटरफ्लाई स्पीशी होती है उसे हम मोनार्क कहते हैं, और बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं, एग्स, कैटरपिलर, प्यूपा एंड अडल्ट बटरफ्लाई। यानी सबसे पहले अंडे देती है बटरफ्लाई, फिर उसके बाद क्या होता है, एक कैटरपिलर लावा यानी वो इल्ली टाइप की निकलती है उसमें से, फिर वो अपने आप को एक प्यूपा यानी ककून में बंद कर देती है और कुछ दिन बाद उसमें से एक अडल्ट बटरफ्लाई निकलती है। तो जो 3rd स्टेज है उसे हम प्यूपा कहते हैं। तो रिचर्ड ने एक प्रोजेक्ट लिया कि भाई, एक और प्रोजेक्ट लिया कि भाई ये जो मोनार्क प्यूपा है, जो मोनार्क प्यूपा जो ककून बना हुआ है, इसके ऊपर 12 गोल्ड कलर के टाइनी स्पॉट्स यानी धब्बे बने। लोगों को लगता था यार ये तो डेकोरेटिव है, यानी डिज़ाइन है, उनका कलर है, इसलिए इस पर 12 ये गोल्ड स्पॉट्स लगे हुए हैं उसके प्यूपा पे। लेकिन ये बात जो है डॉक्टर युखार्ट को नहीं समझ में आती थी और उनको लगता था नहीं, इसके पीछे कोई रीज़न है। तो इसीलिए रिचर्ड ने क्या किया, इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट करना और अपनी रिसर्च करना स्टार्ट किया कि भाई क्यों मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं। तो फाइनली उसने पता भी लगाया कि क्यों होते हैं एंड रीज़न क्या होता है। तो ये जो इसके रीज़न से जो इसकी रिसर्च थी बहुत वैल्यूएबल थी दुनिया वालों के लिए। तो आपको वो 2 तरीके, 2 वेज बताने कि किस तरीके से उसकी रिसर्च वैल्यूएबल थी। Richard's project on the purpose of the 12 tiny gold spots on monarch pupa was highly valuable in the following 2 ways. So Richard के जो ये जो रिसर्च थी कि भाई मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं, वो 2 तरीक़ों से बहुत वैल्यूएबल थी, बहुत हाईली वैल्यूएबल थी। पहला क्या था वे, फर्स्ट he discovered a hormone that was necessary for the growth and development of the pupa। तो पहली चीज़ उसने रिसर्च में क्या पता लगाई थी कि भाई ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं है उनके प्यूपा के ऊपर गोल्ड कलर के टाइनी स्पॉट्स, बल्कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स है ये एक तरीके का हार्मोनल सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अंदर बेबी बटरफ्लाई को, ताकि उसका डेवलपमेंट हो, अंदर उसकी ग्रोथ हो। यानी जस्ट प्यूपा के बाद एडल्ट बटरफ्लाई निकलती है। वो क्यों निकलती है, क्योंकि जो गोल्ड स्पॉट्स हैं उसके प्यूपा के ऊपर ये एक तरीके का हार्मोन वहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं अंदर, जिससे अंदर जो छोटी बटरफ्लाई बैठी हुई है, कैटरपिलर बैठी हुई है, उसको वो हार्मोन मिले और उस हार्मोन से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो बड़ी हो रही है, उसका ग्रोथ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट,
Second, he got a chance to work at entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research as he won the first prize in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. तो दूसरी चीज़ जो उसके लिए अच्छी हुई थी वो ये हुई थी कि क्योंकि उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी थी, कहाँ पर, काउंटी फेयर ऑफ, मतलब काउंटी यानी जो रीजनल फेयर होता है, साइंस फेयर होता है, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि भाई क्यों मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। तो इस वजह से उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था उस रीजनल यानी काउंटी फेयर में, जिसकी वजह से उनको एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में, यानी जो एंटोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो लोग इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उनको स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में अपनी गर्मियों की छुट्टियों में रिसर्च करने का, काम करने का मौका भी मिला एंड फ्री एंट्री मिली उनको इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, क्योंकि यहाँ वो जीत गए थे रीजनल वाले काउंटी फेयर में, तो उनको इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी एंट्री मिल गई कि अब आप वहाँ पे भी जा सकते हो और अपने एक्सपेरिमेंट्स को वहाँ पे भी शोकेस कर सकते हो। तो ये दो बड़ी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई थी जब उन्होंने ये चीज़ को प्रूव कर लिया था। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फिनिश होते हैं एंड नाउ लेट्स बिगिन विद सम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एब्राइट्स मदर। आपको बहुत डिटेल में जो एब्राइट थे यानी रिचर्ड एब्राइट थे उनकी मदर का कैरेक्टर स्केच बताना है, यानी सब कुछ बताना है उनकी मदर के बारे में कि कैसे एब्राइट के साइंटिस्ट बनने में मेजर और सबसे बड़ा हाथ उनकी माँ का ही था। Richard H. Ebright's mother was a gentle and kind lady who encouraged and inspired Ebright's interest in learning. It was she who laid the foundation of his success as a scientist. After her husband's death, her son, who was studying in the 3rd grade, became her life. She encouraged her son's keen interest in learning. She understood that her son had a curious and a bright mind. तो बताया जा रहा है कि जो रिचर्ड एब्राइट की जो मदर थी बहुत जेंटल, बहुत ही अच्छी, बहुत काइंड लेडी, काइंड औरत थी, जिन्होंने हमेशा अपने बेटे को इनकरेज किया है यानी बढ़ावा दिया है, उनको इंस्पायर किया है, उनको प्रेरित किया है कि भाई अपना इंटरेस्ट जो है तुम्हारा उसी को फॉलो करो और हमेशा चीज़ों को लर्न करो, चीज़ों को सीखो। हमेशा उन्होंने अपने बेटे को इनकरेज किया है, प्रोत्साहन किया है उनका। ये वही थी यानी ये रिचर्ड की ही माँ थी, एब्राइट की ही माँ थी, जिन्होंने, क्योंकि आज रिचर्ड एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन गए, तो इसका जो फाउंडेशन था, उसका जो बेस था, वो किसने ले किया, वो किसने रखा, उनकी मॉम ने ही रखा। क्योंकि उनकी मॉम ने देखा बचपन में कि उनको ये बटरफ्लाई कलेक्ट करने वाले जो कर रहे थे उससे वो बोर हो गए थे, तो उन्होंने उनको ये डॉक्टर यूकार्ट की मोनार्क एक्स वाली कोई जो बुक थी वो ला कर दी थी। उन्होंने जो ये पूरी पढ़ी और फिर उन्होंने लेटर लिखा डॉक्टर यूकार्ट को कि अलग अलग चीज़ें आप बताओ कि कैसे और चीज़ों को मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, यानी बटरफ्लाई पे जो मैं एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करता रहता हूँ इसको किस तरीके से काउंटी फेयर में मैं कंपटीशन में जाके इसको यूज़ करूँ। तो इस तरीके से उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया क्योंकि उनकी मॉम ने वो चीज़ बुक ला कर दी थी। यस, तो उनके मॉम ने ही ये फाउंडेशन, ये बेस रखा था उनके साइंटिस्ट बनने का। उनकी मॉम के जो हस्बैंड थे यानी रिचर्ड के फादर की डेथ के बाद उनका जो बेटा था जो कि 3rd क्लास में पढ़ रहा था, जब 3rd क्लास में थे रिचर्ड तो उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो कहीं ना कहीं रिचर्ड की मॉम के लिए उनका जो बेटा रिचर्ड था वो उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी बन गया था। उन्होंने हमेशा अपने बेटे के जो कीन इंटरेस्ट है लर्निंग में, यानी उनकी जो जिज्ञासु थे उनके बेटे, बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने लिखने में, चीज़ों को जानने में, हमेशा उस चीज़ को इनकरेज किया, बढ़ावा दिया। वो ये बात समझ गई थी अपने बच्चे को देख के कि मेरा बेटा बहुत क्यूरियस है, यानी उसको हर छोटी बड़ी चीज़ को जानने की इच्छा है, थोड़ा जिज्ञासु है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं जिन लोगों का बहुत ब्राइट माइंड होता है, जो होशियार होते हैं, समझ गई थी मेरे बेटे में कुछ तो बात है। शी रिकग्नाइज्ड हिज सन्स साइंटिफिक टेम्पर, सो शी मेड श्योर दैट हर सन हैड एवरीथिंग दैट ही नीडेड. She took him on trips and bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting material and all other equipments. तो उन्होंने ये चीज़ पहचान ली थी कि भाई मेरे बेटे का साइंटिफिक टेम्पर है, यानी मेरे बेटे का साइंटिफिक दिमाग है, उसको साइंटिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ श्योर करी, यानी उन्होंने ये चीज़ तय करी कि भाई मेरे बेटे के पास वो सब चीज़ों होनी चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत है। यानी कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिन भी चीज़ों की उसको ज़रूरत है वो सब चीज़ें मेरे बच्चे के पास होनी चाहिए। इस वजह से वो अपने बेटे को साइंटिफिक ट्रिप्स पे ले जाया करती थी घुमाने फिराने के लिए, ताकि वो नई नई चीज़ें देखे, समझे। वो उन्होंने उसको एक टेलीस्कोप खरीद के दिया, एक माइक्रोस्कोप खरीद के दिया, कैमरास खरीद के दिए और माउंटिंग मटेरियल खरीद के दिए।
माउंटिंग मटेरियल यानी ऐसे स्टैंड्स, ट्राइपॉड्स टाइप के जिसके ऊपर कैमरा आप माउंट कर सकते हो, रख सकते हो, टेलीस्कोप रख सकते हो, है ना। तो जितने भी माउंटिंग मटेरियल्स होते हैं ये सब लेके दिए, और अदर इक्विपमेंट्स यानी और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, चीज़ें जिसकी उनके बेटे को ज़रूरत थी, वो सब कुछ उन्होंने अपने बेटे को खरीद के दिया। यानी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपने बच्चे को इनकरेज करती रही और चीज़ें दिलाती रही। She was his only companion before Richard started going to school. When Richard's school started, it was she who encouraged him to make friends. She would invite his friends to their house. She would sit with him at night. अब जब तक रिचर्ड स्कूल से पास आउट नहीं हुआ था, यानी जब तक रिचर्ड स्कूल जाना स्टार्ट नहीं होता, तब तक रिचर्ड की सिर्फ फ्रेंड कौन थी? उसकी मॉम। क्योंकि रिचर्ड के कोई सिबलिंग्स, कोई भाई बहन नहीं थे घर पे, वो एक अकेला बच्चा था, तो उसकी फ्रेंड कौन थी? उसकी फ्रेंड उसकी मॉम ही थी। स्कूल जाने तक से पहले उसकी फ्रेंड सिर्फ उसकी मॉम थी। उन्होंने रिचर्ड को इनकरेज किया और बोला कि भाई तुम स्कूल जा रहे हो, अपने नए नए फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंडशिप बढ़ाओ लोगों से। वो उसके फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट करती थी, बुलाती थी, उनके साथ बैठती थी, रात में एंजॉय करती थी, खाती पीती थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को हमेशा इनकरेज किया। Even when Richard did not have any work to do, his mother made sure that she finds something to engage her son. जब भी रिचर्ड के पास कोई काम नहीं होता था करने के लिए, वो फ्री बैठे रहते थे, तो उसकी मॉम कुछ ना कुछ काम निकालती थी कि वो अपने बेटे को इंगेज यानी बिजी रखे, कुछ ना कुछ काम दे। काम दे का मतलब ये नहीं कि घर के बर्तन झाड़ू पोछे का काम देती थी, यानी कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी देती थी जिससे उसके बच्चे का माइंड बिजी रहे, उसका बेटा कुछ ना कुछ सोचता रहे और बिजी रहे कोई साइंटिफिक चीज़ में। It was she who got him the book The Travels of Monarch X and opened the world of science for him. ये उनकी मॉम ही थी जो द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नाम की बुक लेकर आई थी अपने बेटे के लिए, और यही पढ़ने के बाद साइंस की जो दुनिया के रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं रिचर्ड के लिए खुल गए थे, क्योंकि वो डॉक्टर यूकार्ट से उनको वो सारी चीज़ें मिली जो वो सब काउंटी फेयर में टॉपिक्स को प्रेजेंट कर सकते थे। She knew that her son had a passion and did all things possible to fulfill them. वो ये जानती थी कि मेरे बेटे के अंदर वो पैशन, वो जुनून, वो ज़ील है कि वो किसी भी चीज़ को कर पाए, और इस वजह से वो सब कोशिशें कर देती थी अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसके बेटे की इच्छाएं वही होती थी कि मुझे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ला दो ताकि वो अपने रिसर्चेस कंडक्ट कर पाए। This support, guidance and care and concern for Ebright's mother made him a successful scientist. तो ये जो एब्राइट की मदर का सपोर्ट था उनके लिए, गाइडेंस यानी वो एक मार्गदर्शक भी थी अपने बेटे के लिए, जो इतनी केयर करती थी अपने बेटे के लिए, इतनी कंसर्न, अपनी फिक्र करती थी, तो ये सारी चीज़ें उनकी मदर की जब मिली उनको, तब जाके फाइनली रिचर्ड एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो थे वो बन गए। तो उनकी मॉम का उनके साइंटिस्ट बनने में बहुत बड़ा और मेजर यानी सबसे इम्पॉर्टेंट हाथ है उसकी मॉम का। Next question. Richard Ebright displayed a well-rounded personality. Do you agree? Explain in the context of the given text. Richard Ebright की जो पर्सनैलिटी डिस्प्ले करी गई है यानी दिखाई गई है चैप्टर में, वो ऐसा लगता है एक वेल राउंडेड पर्सन है। एक वेल राउंडेड पर्सन यानी एक ऑल राउंडर टाइप का पर्सन जिसको सब कुछ आता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, मानते हैं इस बात से? एक्सप्लेन करिए, चैप्टर को पढ़ने के बेसिस पे आपको जो भी समझ में आया आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए। Richard Ebright displayed a well-rounded personality from his childhood. His genius was obvious by the time he was in second grade. He not only collected butterflies but also collected rocks, fossils and coins. He had managed to collect all the 25 species of butterflies that were found in his hometown and had classified them. तो रिचर्ड ने हमेशा से क्या डिस्प्ले करी, क्या दर्शाई अपनी पर्सनालिटी कि वो बहुत एक वेल राउंडेड पर्सन है। अपने बचपन से ही वो ऐसे दिखा, मतलब ऐसा था कि वो एक ऑल राउंडर टाइप का पर्सन है। उसकी जो जीनियस, जो इतना वो जीनियस था, इतना इंटेलिजेंट था, उससे ये चीज़ तो ऑब्वियस थी, पक्की बात थी कि भाई वो सेकंड ग्रेड में ही हमें समझ में आ गया था कि वो कितना जीनियस है। सेकंड क्लास से उसकी हमें समझ आ गया था कि बहुत जीनियस, बहुत एक्सपर्ट बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो तब क्या कलेक्ट करते थे? बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे, और रॉक्स यानी अलग अलग तरीके के पत्थर कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स यानी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब कलेक्ट करते थे, सिक्के, कॉइन्स कलेक्ट करते थे। उन्होंने इस एज तक 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी, यानी उनके घर के आसपास, उनका घर कहाँ था? रीडिंग, पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उनके घर के आसपास जितनी अलग अलग टाइप की प्रजातियाँ थी, स्पीशीज़ थी बटरफ्लाइज की, जो कि टोटल 25 थी, वो सब उन्होंने कलेक्ट
कर ली थी और उनको क्या कर दिया था, क्लासिफाई भी कर लिया था, यानी उनकी सब क्लासिफिकेशन कर ली थी, क्योंकि ये बटरफ्लाई इस स्पीशी के अंदर है, इस स्पीशी के अंदर भी एक और स्पीशी आती है जिसमें ये बटरफ्लाई, तो ये क्लासिफिकेशन भी उन्होंने सब सेकंड थर्ड ग्रेड तक कर लिया था। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि वो बहुत जीनियस थे बचपन से ही। साइंस वॉज नॉट हिज ओनली पैशन. He was an active member of his school's debating club and Model United Nations Club and was an effective debater, public speaker. He was an enthusiastic canoeist and all-round outdoor person with a keen interest in photography. तो सिर्फ साइंस यानी सिर्फ विज्ञान ही ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसमें उनका पैशन, उनका जुनून था। साइंस तो उनका पैशन था ही था, लेकिन वो बहुत अपने स्कूल के डिबेटिंग क्लब के एक्टिव मेंबर भी थे, यानी वो एक डिबेटर भी थे जिसमें फॉर एंड अगेंस्ट एक टॉपिक दिया जाता है और आपको उसके फॉर एंड अगेंस्ट बोलना रहता है। तो वो मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स के, अपने स्कूल के डिबेटिंग क्लब्स के एक एक्टिव मेंबर भी थे। उनको वो एक डिबेटर थे बहुत अच्छे, एक पब्लिक स्पीकर भी थे क्योंकि उनको पब्लिक स्पीकिंग में भी इंटरेस्ट था। वो एक कैनोइस्ट भी थे। कैनोइस्ट, कैनो क्या होती है, एक छोटी सी बोट होती है और जो उसको चलाता है वो कैनोइस्ट होता है। तो वो कैनोइस्ट भी थे, उनको बोटिंग इन सब में भी इंटरेस्ट था और उनको बहुत इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में, यानी पिक्चर्स क्लिक करना, जिस वजह से उनकी मॉम ने उनको एक कैमरा भी लेकर दिया था। तो नेचर की, साइंटिफिक चीज़ों की फोटोग्राफी करना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो सिर्फ साइंस के काम नहीं करते थे, ऑलराउंडर थे, अलग अलग इंटरेस्ट भी उनके थे। Because learning was easy for him, it was simple for him to devote time and energy to many other interests. He was a champion, not because of his desires to win for the sake of winnings, but for the attempting to do his best. All of these qualities make him a well-rounded personality. तो बताया जा रहा है कि क्योंकि लर्निंग उनके लिए बहुत ईजी थी, किसी भी चीज़ को पढ़ना समझना वो तो उनके लिए बहुत ईजी था, क्योंकि वो बहुत जीनियस टाइप के पर्सन थे। इसीलिए जो उनका काफ़ी एनर्जी और उनका जो टाइम बचता था, बहुत सारे लोगों को 4 घंटे लगते हैं किसी चीज़ को पढ़ने में, लेकिन रिचर्ड को वही चीज़ 1 घंटे में समझ आ जाती थी, वो पढ़ लेते थे। तो उनका जो ये टाइम था बचे वो 3 घंटे, जो बची हुई एनर्जी थी उनकी बॉडी में, वो कहाँ पे वो इन्वेस्ट करते थे, दूसरे उनके इंटरेस्ट, दूसरी एक्टिविटीज़ में। वो एक चैम्पियन इसीलिए नहीं थे क्योंकि उनकी डिज़ायर, उनकी इच्छा होती थी कि मुझे जीतना है, मुझे तो कोई प्राइज़ जीतना है, वो इसीलिए चैम्पियन नहीं थे, बल्कि अटेम्प्टिंग टू डू हिज बेस्ट। तो जो भी विनर रहे, जब भी वो विनर रहे, वो इसीलिए विनर नहीं रहे कि भाई उनको किसी से और से जीतना था या उनको प्राइज़ चाहिए था। वो वो इसीलिए जीतना चाहते थे ताकि वो अपना काम हमेशा बेस्ट करें, यानी वो जो भी जॉब, जो भी काम कर रहे हैं वो काम इतनी अच्छी तरीके से, इतनी बेस्ट तरीके से कर लें कि कोई उनसे बेटर ना कर पाए। बस यही उनके मन में था, बाकी उनको किसी से जीतना नहीं था, उनको प्राइज़ नहीं चाहिए था, बस जो भी वो काम कर रहे हैं बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। और यही सारी जो क्वालिटीज़ हमने देखी हैं वो उनको एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनाता है, यानी इससे उनकी पर्सनैलिटी एक ऑल राउंडर टाइप की होती है। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस चैप्टर के MIQs बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियो को YouTube पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ न मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए which is magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, E-नोट्स, E-बुक्स सब कुछ ईजिली मिल जाएगा, जिसकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।